नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ प्री डीएड बीएड परीक्षा से संबंधित रीजनिंग यानी तर्क शक्ति यानी सामान्य मानसिक योग्यता वाले प्रश्नों के बारे में। पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा अभी आपके हाल में होने वाले परीक्षा प्री डीएड और बीएड से संबंधित यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न सीरीज है। तो सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि हम ऐसे क्वेश्चन को समझ सके, जान सकें। और ये जो क्वेश्चन यहाँ पे आपको बताया जा रहा है, ये पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा ही पूछा गया प्रश्न है, जो कि 2023 के एग्जाम को डिनोट करता है। यानी हम प्रीवियस ईयर प्रश्नों को लेकर के चल रहे हैं। PSSOU का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है प्री बीएड और प्री डीएड का, जिसमें रीजनिंग वाले क्वेश्चनों को हम लेकर के यहाँ पे चलेंगे। जितने भी आपके रीजनिंग में प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लेकर के चलेंगे। तो चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लीजिए। जो भी साथी नए जुड़े होंगे हमारे सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले और भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। प्रश्न क्रमांक पहला आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच सही संबंध को सही ढंग से दर्शाता है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक पहला दिया हुआ है। तो देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। उस आरेख का चयन करें जो गेहूं, मक्का और अनाज के बीच सही संबंध को निरूपित करता है। वेन आरेख का ये जो है प्रश्न है। तो यहाँ पे गेहूं, मक्का और अनाज तीन चीजें हमको यहाँ पे बताया गया है। तो हम जानते हैं कि गेहूं और मक्का दोनों किसके अंतर्गत आता है, अनाज के अंतर्गत ही आता है। यानी किस तरीके से बन जाएगा इसका डायग्राम, ये हो जाएगा हमारा अनाज के अंदर में गेहूं और ये मक्का इस तरीके से आ जाएगा। तो ये हमारे बी नंबर वाले ऑप्शन में दिख रहा है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला चलते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा दिया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगा। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। हमको बताना है कि जो नेक्स्ट आने वाला प्रश्न है, नेक्स्ट आने वाला जो क्वेश्चन है, आकृति है, वो कौन सी होगी। तो ये पहला हमारा कंडीशन दिया है, ये हमारा दूसरा कंडीशन दिया है, ये हमारा तीसरा दिया है, ये हमारा चौथा है। तो इस चौथे बॉक्स में कौन सा जो है आकृति आएगा, इसको हमको देखना है। देख लीजिए, पहले पहले कंडीशन में हमारा तीर का निशान इस तरीके से था, दूसरे में तीर का निशान जस्ट नीचे आ गया और एक और आकृति वहां पे जुड़ गई। तीसरे कंडीशन में तीर का निशान और नीचे आ गया और दो और आकृति वहां पे जुड़ गई, है ना। इसी तरीके से पहले में एक आकृति थी, फिर दो आकृति थी, उसके बाद तीन हो गई, तो चौथे में क्या हो जाएगी, चार आकृति हो जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारा डिब्बा इस तरीके से बनता है ना, तो हमारी आकृति कैसे जुड़ जाएगी। तीर का निशान तो यहाँ पे आ जाएगा, चार चित्र बनेंगे टोटल, और ये जो चतुर्भुज था ये यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे क्रॉस का निशान जो है आ गया, और एक निशान और जुड़ जाएगी जो भी है यहाँ पे। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक सर्कल और जुड़ेगा, तो इस तरीके से यहाँ पे गोल सर्कल बना लेते हैं। अब देखिए इस तरीके से कौन सा हमारा ऑप्शन में दिख रहा है। तो देख लीजिए हमारा सी ऑप्शन में ये जो है नजर आ रहा है, इसलिए सी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा। उक्त आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा डायग्राम दिया हुआ है। आई होप सभी को दिखाई दे रहा होगा। अगर नहीं दिखाई दे थोड़ा सा क्वालिटी आप इंक्रीज कर लीजिएगा, तो आपको चित्र भी बहुत अच्छे से प्रदर्शित होने लगेगा। ठीक है, देखिए इस तरीके से तीन आकृतियां हमको दिया गया है, चौथा बॉक्स खाली है। उस खाली बॉक्स में हमको आकृति को ढूंढना है कि कौन सा इस ऑप्शन में से आकृति सही होगा। पहले आकृति, पहले कंडीशन को अगर हम देख रहे हैं तो इस तरीके से बना हुआ है। दूसरे कंडीशन में ये वाला जो बिंदु वाला पार्ट है जो बाहर की तरफ है वो यहाँ पे अंदर में आ गया, और ये जो ये जो इस तरीके से बना हुआ है नीचे में बेस, वो जस्ट जो है इधर चला गया। इसी तरीके से अगर हम तीसरे आकृति को देखते हैं तो तीसरे आकृति में देखो ये वाला जो पॉइंट है वो अंदर की तरफ है, तो इस वाले में क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ हो जाएगा। अब बाहर में एक तो ये है ए वाले ऑप्शन में, ठीक है, और ये बी वाले ऑप्शन में है, और ये डी वाले ऑप्शन, तीनों में जो है बाहर की तरफ है, तो तीनों में से कोई एक हो सकता है।
अब हमको जानना है कि ये वाला जो निशान है ये किस तरीके से जाएगा। तो ये ऊपर की तरफ जा रहा था, है ना, ये ऊपर की तरफ जा रहा था। अब जस्ट ये पलट जाएगा, क्योंकि ये इधर गया, है ना, ये होकर के इधर गया, तो ये कैसे जाएगा, इस तरीके से इधर चला जाएगा। तो हमारा डायग्राम कैसे बन जाएगा, इस तरीके से ऐसे, ये इस तरीके से ऐसे करके, और ये जो है पहले अंदर की तरफ था, अब ये बाहर की तरफ जो है निकल जाएगा, और बाहर की तरफ निकल करके कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कैसे आ जाएगा, देख लो। तो ये वाला डायग्राम जहाँ पे भी बन रहा है ना, ये वाला डायग्राम जहाँ पे बन रहा है, तो कौन सा आएगा, हमारा बी ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे बी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बी जो है करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आप कई बार ये कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला आकृति इस तरीके से है, तो यहाँ पे भी ऐसे आ सकता है ना, ये वाला यहाँ पे भी ऐसे आ सकता है, करके कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन ध्यान रखना है आपको चित्र के हिसाब से। देखो ये अंदर की तरफ ऐसे जा रहा था, तो इस वाले में जो है बाहर की तरफ जाएगा, और उसका डायरेक्शन भी अलग तरीके से हो। इस वाले में सेम डायरेक्शन है, इधर और इधर विपरीत है, ये हम नहीं लेंगे। तो जस्ट ये वाला हमारा आ रहा है, इसलिए ये वाला हमारा क्या हो जाएगा, सही इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 4। श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात करिए। ई क्यू एफ एस एच डब्ल्यू के ए और ब्लैंक दिया है, उसके बाद टी एल। हमको क्या करना है, लुप्त पद को जो है ज्ञात करना है, लुप्त पद को जो है ज्ञात। तो इस तरीके से जब अल्फाबेटिकल रहता है, तो अल्फाबेटिकल में आपको जो है याद रखना रहता है कि अल्फा जो नंबर्स हैं ए से लेकर के जेड तक, उनका क्रम जो है कितना होता है। तो क्रम को याद करने के लिए आप एक छोटा सा फॉर्मूला जो है उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसका एक छोटा सा फॉर्मूला होता है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं क्रम की संख्याएं याद करने के लिए। ईजोटी, ईजोटी, यहाँ पे ई होता है 5, फिर ये 10, फिर ये 15, फिर ये 20 और ये 25। तो 5, 10, 15, 20, 25 ये आप याद रख लीजिए। बाकी इसके पहले का क्रम और इसके बाद का क्रम आसानी से आप काउंट करके, अपनी उंगलियों से काउंट करके जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे इस तरीके से सीरीज हमारा दिया हुआ है, इस तरीके से हमारा जो है सीरीज जो है दिया हुआ है। अब इस सीरीज में जो है ध्यान से देखिएगा, पहले में ई क्यू जो है दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसका क्या कर लेते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ई क्यू, उसके बाद यहाँ पे है एफ और एस। ठीक है, अब देखो ई का हमारा कितना होता है, ई का हमारा कितना होता है, ई का हमारा कितना होता है, 5 होता है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 5। ठीक है, और क्यू हमारा कितना होता है, 17 होता है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 17। ठीक है, इसी तरीके से एफ का कितना होता है, 6 होता है, और एस का कितना होता है, 19 होता है। तो ये पहले दोनों श्रृंखलाओं को हम बना लेते हैं, उसके बाद अगला श्रृंखला की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से ध्यान से देखूं, तो पहले में 5 आ रहा है, उसके बाद क्या आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है। इसी तरीके से यहाँ पे कितना आ रहा है, 17 आ रहा है, उसके बाद 19 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे 17 आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, यहाँ पे 19 आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं इस श्रृंखला को ध्यान से देखूं, तो इनके बीच में 5 और 6 के बीच में कितने का अंतर है, 0 का, यानी लगातार क्रम है, कोई अंतर नहीं है। 17 और 19 के बीच कितने का अंतर है, 1 का अंतर है ना। इसी तरीके से अगर मैं एच डब्ल्यू को लेता हूँ, ठीक है, तो एच का हमारा 8 हो जाएगा, डब्ल्यू का हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। फिर से पुनः देखो, 5 के बाद 6 आया, उसके बाद सीधा 8 आ गया, 6 के बाद कितना आ गया, 8 आ गया, मतलब यहाँ पे 1 का अंतर हो गया। पहले 0 का अंतर था पहले क्रम में, उसके बाद 1 का अंतर हो गया, मतलब एक एक जो है अंतर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। उसके बाद 2 का अंतर आएगा, है ना। और ये वाला जो क्रम है, इसमें पहले से ही एक एक अंतर था, है ना, तो वो अंतर पुनः जो है बढ़ता जाएगा। मतलब पहले में 0 अंतर, उसके बाद फिर 1, उसके बाद 2, अंतर जो है क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। अंतर जो है क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से आगे हमारा प्राप्त होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे देखो 19 है, यहाँ पे शुरू में 19 है, और इसमें कितना है, 23 है। तो 20, 21, यहाँ पे 2 का अंतर आ गया। तो जस्ट बढ़ते जा रहे हैं, पहले में 1 का अंतर आया, फिर 2 का अंतर आया, तो इस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो हमको बताना है कि यहाँ पे जो है क्या आएगा। ठीक है, अब के और ए, अब देखो इसको हम किस तरीके से जो है
पूरा डिफाइन करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आएगा। इसको मैं पूरा डिफाइन करके आपको बताता हूँ, एक एक करके डिफाइन करेंगे तो ज्यादा अच्छे से आपको जो है क्लियर होगा। देखो सबको लिख लेते हैं पहले तो अपन, तो थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूं मैं। सबको लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा E और Q, ये हो गया हमारा F और S, ये हो गया H और W, K और A। उसके बाद यहाँ पे जो भी सीरीज आएगा उसको हम लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको नंबरिंग कर दिया 5 और ये 17। दूसरे कलर में करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये हो गया हमारा 5 और ये हो गया हमारा 17। इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 6 और ये हो जाएगा 19। इसी तरीके से ये हो जाएगा हमारा 8 और ये हो जाएगा 23, है ना। इस तरीके से हमारा जो है क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा कितना, 11 हो जाएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये 5 आया और यहाँ पे 6 आ गया, कितने का अंतर है, 0 का। उसके बाद यहाँ पे 17 और यहाँ पे 19 आ गया, कितने का अंतर है, 1 का, ठीक है। उसी तरीके से इन दोनों के बीच पहले में 6 के बाद सीधा कितना आ गया, 8 आ गया, यानी 1 का अंतर हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ 19 के बाद कितना आ गया, 23 आ गया, यानी 20-21 2 का अंतर है ना। उसके बाद देखो, उसके बाद यहाँ 8 के बाद सीधा कितना आ गया, 11 आ गया, यानी कितने का है, 8 के बाद 9 10, यानी 2 का अंतर आ गया। उसके बाद दूसरे वाले को देखो, 23 से सीधा कितना आ गया, 1 आ गया। अब 23 से 1 आ गया मतलब 23 से आगे हमको काउंट करना है, 24 25 26 फिर 1, यानी 3 का अंतर है, ठीक है। 26 के बाद सीधा ए आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो देखो जो पहला संख्या है हमारा उसमें 0 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है, और जो दूसरा हमारा अल्फाबेट है उसमें 1 2 3 इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ सिंपल सी बात है कि जो नेक्स्ट क्रम आएगा वो कितना आएगा, 3 का अंतर आएगा, और दूसरे वाले श्रृंखला में कितना आएगा, 4 का अंतर आएगा। तो हमको उसी को बताना है कि कौन सा आएगा, ठीक है। उसी को हमको बताना है कि कौन सा आएगा। तो के के बाद हमको संख्या देखना है, के के बाद हमको संख्या देखना है कौन सा आएगा, जो कि 3 का क्रम होगा, यानी के के बाद के एल एम एन, उसके बाद ओ। 3 हमने करा, उसके बाद जो भी संख्या आएगा, जो भी अल्फाबेट आएगा उसको हमने लिखा, तो ओ आ रहा है, 3 का अंतर, है ना। उसके बाद ए के बाद हमको 4 का अंतर देखना है ना, बी सी डी ई, उसके बाद एफ, ठीक है। तो इस तरीके से ओ और एफ हमारा प्राप्त हो रहा है। तो कौन से ऑप्शन में है, हमारा पहले ऑप्शन में है। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा, इसका पहला जो है सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको फटाफट बनाओगे तो 1 मिनट के अंतर्गत जो है आपका बन करके आ जाएगा। उम्मीद है सबको क्लियरली जो है समझ। चलिए अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 5वां। प्रश्न क्रमांक 5वां, कौन सी संख्या उन मालिकों को इंगित करता है जो न इंजीनियर है और न ही अच्छे प्रशासक, यानी न ही अच्छे प्रशासक होने चाहिए और न ही अच्छे इंजीनियर होने चाहिए। तो केवल हमको मालिक वाले पार्ट को, यानी जी वाले पार्ट को देखना है। तो ई और एफ दोनों के बीच में जितनी भी संख्या आएंगी सब के सब नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो देख लो, ये हो जाएगा हमारा इंजीनियर, तो न ही इंजीनियर और न ही अच्छे प्रशासक, और ये गोला वाला हमारा क्या हो जाएगा, प्रशासक हो जाएगा। इनके बीच में जितनी भी संख्या आ रही है सब के सब कट जाएंगे। तो हमको क्या बताना है, उन मालिकों की संख्या को बताना है जो कि न तो इंजीनियर है और न ही अच्छे प्रशासक। तो केवल 2 वाला जो है वो अलग हो रहा है, इसलिए हमारा इसका जो सही जवाब है वो कितना आ जाएगा, आंसर नंबर 2 आ जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है। चलिए थोड़ा सा समय जरूर लग रहा है लेकिन आपको समझ में आने चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रश्न हमारा प्रश्न क्रमांक 6वां। प्रश्न क्रमांक 6वां, यदि रेखा पर एक दर्पण रखा जाए तो नीचे दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द दिए गए शब्द का सही प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, दर्पण रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक क्या रखा हुआ है, दर्पण, मतलब जाहिर सी बात है कि प्रतिबिंब हमारा इस तरीके से इधर जो है बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब हमारा कैसे बनेगा, इधर। तो ये जे है तो वो कैसे दिखाई देगा, ऐसे करके दिखाई देगा। जे हमारा कैसे दिखाई देगा, ऐसे करके।
उसके बाद यू तो ऐसे ही दिखाई देगा, कहीं से भी करो। एन हमारा कैसे दिखाई देगा, इस तरीके से, कुछ ऐसे उल्टा, जस्ट विपरीत। और ई हमारा, ई का मुख जो है इस तरीके से ऐसे हो जाएगा उल्टा। तो ये प्रतिबिंब हमारा इस तरीके से बनेगा। अब ये वाला देखो किसमें आपको नजर आ रहा है, पहले में तो नहीं है, एन इसका सही है। हाँ, ये दूसरे वाले में नजर आ रहा है, ठीक है, दूसरे वाले में, लेकिन जे का इधर है तो दूसरा वाला भी नहीं है हमारा, तीसरे वाले में नजर आ रहा है, तो ये सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले में जे सीधा है जबकि उल्टा होना चाहिए, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न क्रमांक 7वां की तरफ। उत्तर आकृतियों में से उपयुक्त आकृति का चयन करें जो प्रश्न आकृति के प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब देखो इस आकृति में नेक्स्ट आकृति यानी यहाँ पर क्या आएगा इसको हमको बताना है। पहले वाले में तीर का निशान नीचे की तरफ है, इस वाले में कोई भी तीर का निशान नहीं है। उसके बाद इस वाले में तीर का निशान आ गया, अब इसमें से तीर का निशान हट गया, ठीक है, और तीर का निशान ऊपर की तरफ हो गया। अब पुनः इसमें तीर का निशान ऊपर की तरफ है, जबकि इसमें किसी भी प्रकार का कोई तीर का निशान नहीं है। अब सिंपल सी बात है कि ये जो है यहाँ पे पहले आएगा इस तरीके से आकृति, है ना, इसमें कौन सा आएगा, इस तरीके से आकृति आएगा, और ये डंडा आएगा, और डंडे में जो है किसी भी प्रकार का तीर का निशान नहीं होगा। और चूंकि यहाँ पे तीर का निशान ऊपर की तरफ जा रहा है तो इसमें जो है क्या होगा, नीचे की तरफ ऐसे जो है जाएगा। तो ये वाला आकृति जिसमें भी बन रहा है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। तो डी वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां दिया हुआ है, यदि किसी वर्ष गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया जाता है तो स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाएगा। देखो इसका ऑप्शन दिया है हमारा गुरुवार, रविवार, मंगलवार, और ज्ञात नहीं किया जा सकता। सिंपल सी बात है, गणतंत्र दिवस गुरुवार को मनाया जाता है ऐसा कहा है, तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे कौन से सन में, कौन से ईयर में मनाया जाता है ये कहा नहीं गया है। तो हमारे पास डाटा जो है पर्याप्त नहीं है, इसलिए डाटा पर्याप्त जब नहीं रहता तो हम उसको ज्ञात नहीं कर सकते। तो डी ऑप्शन इसका जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक नेक्स्ट, प्रश्न क्रमांक 9वां। 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरे 30 प्रश्न हम करने वाले हैं। बने रहिए सभी के सभी, सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर प्रीवियस ईयर में इस तरीके से आपके क्वेश्चन आ जाते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, फंस सकते हैं। ठीक है, 2023 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सारे के सारे पंडित सुंदरलाल शर्मा में ही पूछा गया प्रश्न है, तो आप इसको जरूर अच्छे से पढ़िए, ध्यान से देखिए। चलिए प्रश्न क्रमांक 9वां, वह आकृति को चुने जो अन्य से भिन्न है। देखो इन चारों आकृतियों को अगर मैं देख पा रहा हूँ तो ये हमारा त्रिभुज है, यानी लाइन से ये बना हुआ है, ये भी हमारा लाइन से बना हुआ है, ये भी हमारा लाइन से बना हुआ है, लेकिन इसमें एक लाइन तो है, लेकिन ये सर्कल जो है लाइन से नहीं बना हुआ है, ये थोड़ा सा अलग है, और अलग है उसी का चुनाव करना है। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 10वां। प्रश्न क्रमांक 10वां आपका बोर्ड मास के नियमों पर आधारित, या इस तरीके से जो है नंबर सीरीज पर आधारित कह सकते हैं अपन। तो अगर 23 भागित 4 बराबर 2 है तो 4 का घात 4 भागित 8 बराबर 32 है, तो 6 का घात 2 भागित 4 का मूल्य क्या होगा। 23 भागित 4 बिल्कुल भाग नहीं जाता है, थोड़ा सा इसमें करेक्शन होना चाहिए क्वेश्चन में। जबकि 4 का घात 4 भागित 8 करेंगे तो 4 का घात 4 यानी कितना हो जाएगा हमारा, 16 गुणित 16 बटे 8। तो ये 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, ये बिल्कुल सही आ रहा है डाटा हमारा। इस तरीके से ये भी सही आना चाहिए, इसमें कुछ करेक्शन हो सकता है, प्रिंट मिस्टेक रहा होगा। ठीक है, इस तरीके से हमको बताना है 6 का घात 2 भागित 4, तो 6 का घात 2 हमारा 36 होता है, भागित 4 करेंगे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 11वां। लुप्त संख्या को ज्ञात करिए। हमको यहाँ पे लुप्त संख्या बताना है कि लुप्त संख्या कौन सा आएगा, कितना आएगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं आपके समक्ष, तो ये हमको देखना है इस डायग्राम में लुप्त संख्या कौन सा है। उम्मीद है सबको नजर आ रही होगी, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि संख्याएं आपको बहुत अच्छे से नजर आते रहे। देखिए यहाँ पे 7 दिया है, 2 दिया है, 15 दिया है, 9 दिया है। फिर यहाँ पे रेक्टेंगल के अंदर में 63 है, 14 है, 30 है, और यहाँ पे ब्रैकेट, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है जिसको हमको ज्ञात जो है करना है। तो अगर मैं 7 और 2 को गुना करता हूँ तो ये वाला जो अंदर का पार्ट है वो मुझे मिल गया। ठीक है,
अगर मैं 2 और 15 को गुणा करता हूँ तो ये वाला जो है 30 मुझे मिल गया। अगर मैं 15 और 9 को गुणा करूंगा तो ये वाला पार्ट मुझे मिल जाएगा। तो 15 निया कितना होता है, 135 होता है, जो कि मेरा सी ऑप्शन में नजर आ रहा है। ठीक है, इसलिए हमारा कितना हो जाएगा आंसर, सी हो जाएगा 135। ठीक है, क्लियर है? तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 12वां। एक निश्चित कोड में आर्मी को एएसओबी लिखा जाता है, तो जज को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा किस तरीके से इसको लिखा जा रहा है और कैसे जो है बनाया जाता है। चलिए यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, इसको यहाँ पर बना दे रहे हैं अपन। देखिए, एक निश्चित संख्या में आर्मी को एएसओबी लिखा जाता है। यहाँ पे आर्मी इस तरीके से लिख लेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या है? सबसे पहला काम हमारा है कि संख्याओं का नंबरिंग, जो भी हमारा अल्फाबेट दिया हुआ है इसका हमको क्या करना, नंबरिंग जो है यहाँ पे लिखना। तो ए का हम होता है हमारा 1, आर का हो जाएगा 18, एम का हमारा हो जाए 13 और वाई का हमारा होता है 25। इसको क्या लिखा जाता है बोला है? ए एस ओ बी लिखा जाता है। यानी ए का पहला, एस का हमारा हो जाएगा 19 और ओ का 15 हो जाएगा और बी का हो जाएगा 2। यानी 1 का 1 ज्यों का त्यों लिखा गया है। 18 की जगह पे क्या आ गया है, 19 आ गया है। 13 की जगह पे क्या आ गया है, 15 आ गया है। और 25 की जगह पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अगर हम क्रम को देखें तो 18 के बाद पहला और पहला, यानी इसके बीच का अंतर कितना है, 0 है। 18 और 19 इसके बीच का अंतर कितना है, 1 है। 13 और 15 इसके बीच का अंतर कितना है, 2 है। ठीक है, एक और एक यहाँ पे कोई भी अंतर नहीं है। 18 और 19 यानी एक का क्रम है, अंतर नहीं बोल सकते इसको, अंतर बोलेंगे तो थोड़ा अलग हो जाएगा। क्रमानुसार बढ़ते जा रहे हैं। पहले में ज्यों का त्यों था, उसके बाद 18 के बाद एक बढ़ गया, 19 आ गया। उसके बाद 13 के बाद एक छोड़ करके दूसरा क्रम को हमको लिखना है 14 और 15। उसी तरीके से 25 के बाद हमको 2 छोड़ के लिखना है 26 के बाद, 26 यानी जेड हो जाएगा। उसके बाद एक हो जाएगा हमारा ए। उसके बाद बी जो है लिखा हुआ है, यानी एक एक क्रम जो है बढ़ता जा रहा है। पहले में कुछ कोई भी क्रम नहीं बढ़ा, ज्यों का त्यों लिखे थे। उसके बाद एक जस्ट अगला क्रम बढ़ा, उसके बाद फिर एक छोड़ के अगला क्रम बढ़ा, उसके बाद 2 छोड़ के अगला क्रम जो है बढ़ेगा। तो इस तरीके से हमारा अंतर आ रहा है। तो हमको यहाँ पे क्या करना है, जज, JUDGE, इसको हमको चेंज करना है। तो पहला हमारा बिल्कुल नहीं बढ़ा था, तो पहला को हम जे जो है लिख देंगे ऑलरेडी। उसके बाद यू के बाद हमको जस्ट आगे लिखना है, क्योंकि 18 से सीधा 19 आया था, है ना। तो यू के बाद जस्ट आगे के क्रम को हमको लिखना है। तो यू के बाद हमारा आता है वी आता है। तो जे और वी ये दो चीजें हमको मिल गई। तो हम ऑप्शन में पहले देख लेंगे कि जे और वी कहीं पे दिख रहा है क्या, बिल्कुल दिख रहा है बी वाले ऑप्शन पे। तो हमको आगे बनाने की आवश्यकता नहीं है, बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर बनाना चाहे तो आप इसी क्रम से जो है आगे बना सकते हैं। ठीक है, चूंकि हमारे चारों ऑप्शन में कहीं पे भी जे और वी के बाद और कोई दूसरा नहीं है, तो इस वजह से बी हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13। कौन सा शब्द दूसरों से संबंधित नहीं है? ठीक है, पहला दिया है शेर, दूसरा है हाथी, तीसरा है चीता और चौथा है बाघ। ठीक है, तो शेर, चीता और बाघ सारे के सारे मांसाहारी प्राणी हैं, जबकि हाथी जो है शाकाहारी में आता है। इस वजह से बी हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रश्न क्रमांक 13 का। ठीक है, चलिए 14 नंबर देखते हैं। अगर हॉट को GNS के रूप में कोड करते हैं, तो कोल्ड को कैसे जो है कोड किया जाएगा? ठीक है, हॉट को GNS के रूप में जो है कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो हॉट, सबसे पहले इसको हम क्रम जो है निर्धारित कर देंगे। H का होता है हमारा 8, O का होता है हमारा 15 और T का होता है हमारा 20। इसको कहा गया है GNS, यानी 7, 14 और ये S का कितना हो जाएगा हमारा 19। यानी देख लो जस्ट एक एक बढ़ते जा रहा है आपका। 8 के बाद सॉरी एक एक कम होते जा रहा है। 8 से कम हो गया 7, 15 से कम हो गया 14 और 20 से कम हो गया 19। यानी एक एक जो है कम होते जा रहा है। तो ठीक इसी प्रकार से कोल्ड को भी हमको एक एक कम करना है। तो सी से एक कम करेंगे तो बी हो जाएगा। ठीक है, सी से एक कम करेंगे तो बी हो जाएगा। और चारों ऑप्शन में देखो कहीं पे बी नजर आ रहा है क्या? बिल्कुल पहले ही ऑप्शन में हमको बी जो है नजर आ रहा है, इसलिए हमको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हमारा ए जो है क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आया मतलब सिंपल सी बात है, आगे
हम क्यों सरल करें भाई, हमारा समय बचत हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 15, प्रश्न क्रमांक 15 में आ जाओ। दिए गए समीकरण को संतुलित करने और स्टार चिन्हों को प्रतिस्थापित करने के लिए गणितीय संकेतों के सही संयोजन का चयन करिए। यहाँ पे बोडमास का नियम जो है आपको ज्ञात होना जरूरी है। बोडमास आपने मैथ्स में पढ़ा होगा। बोडमास का अर्थ होता है ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। यानी सबसे पहले अगर ब्रैकेट दिया है उसको सरल करते हैं, उसके बाद ऑफ, ऑफ यानी का होता है, यानी गुणा को करते हैं, उसके बाद डिवीजन, ऑफ यानी का, यानी सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ, ब्रैकेट का उसको सरल करेंगे, उसके बाद अगर कोई भाग वाला प्रश्न है भाग वाले को सरल करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन और लास्ट में सब्सट्रैक्शन यानी घटाना है। इसी को हिंदी में कोका भागुड़ा भी कहते हैं, कोष्टक का गुणा, कोष्टक का भाग गुणा, जोड़ और घटाओ, इस तरीके से। तो हमको क्या करना है, स्टार चिन्हों की जगह पे हमको ऐसे चिन्हों का जो है प्रयोग करना है जिससे ये जो है क्या हो जाए, सही संयोजन इसका हो जाए। पहला ऑप्शन हमारा दिया है, ऐसे प्रश्नों में हमेशा आप ऑप्शन को लगाना है, ऑप्शन से हमको बनाना रहता है। तो पहले ऑप्शन को अगर मैं ट्राई करूं तो 40 धन 2 माइनस 4, तो 42 माइनस 4 कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा, इसमें नहीं आ रहा है हमारा। ठीक है, पहले ऑप्शन में तो हमारा सही नहीं बैठ रहा है, दूसरे ऑप्शन को ट्राई करते हैं। तो 40 भागित 2, इसको लिख लेते हैं, लिखने से ज्यादा समझ में आएगा। 40 भागित 2, दूसरा वाला ऑप्शन यानी ये वाला 40, उसके बाद स्टार की जगह हमको भाग रखना है, फिर 2 है, उसके बाद फिर प्लस का निशान है, उसके बाद फिर 4 है, उसके बाद बराबर है, उसके बाद 3, के बाद फिर गुणा का निशान है, फिर 8। तो 40 भागित 2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 20 आएगा, और 20 प्लस 4 करेंगे तो 24, और यहाँ पे 8 भी 24 होता है हमारा, यानी बी ऑप्शन हमको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए आगे जाने की आवश्यकता नहीं है, बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक 16। निम्न में से किस आरेख द्वारा त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच संबंध को सबसे अच्छा चित्रित किया जाता है। ये भी आपका वेन आरेख का हो गया। तो ये आपके डायग्राम दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि त्रिभुज, चतुर्भुज और वर्ग के बीच में संबंध कौन सा स्थापित होता है। तो चतुर्भुज और वर्ग दोनों तो एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, है ना, लेकिन जो त्रिभुज है वो अलग है, 3 भुजाएं होती है इसकी। यानी किस तरीके से हमारा डायग्राम आ जाएगा, 2 तो हमारा सेम है और एक अलग हो जाएगा, यानी हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। ये हमारा चतुर्भुज हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा, और ये हमारा त्रिभुज हो जाएगा। तो डी ऑप्शन इसका क्या हो रहा है, बिल्कुल करेक्ट आ रहा है, तो हमारा डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 में आ जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 दिया हुआ है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से एल का स्थान ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से एल का स्थान ज्ञात। तो हम कभी भी जब भी पढ़ते हैं, है ना, तो जब जब भी हम पढ़ते हैं तो हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी, इस तरीके से हम स्टार्ट करते हैं। तो इधर से हम, हमारा हाथ इधर रहता है बायां और इधर से होता है हमारा दायां, तो इधर से स्टार्ट करते हैं तो उसको बायां बोलेंगे। तो ए से लेकर के एल तक का, एल हमारा कितने नंबर पे आता है, एल हमारा कितने नंबर पे आता है, 12 नंबर पे आता है। तो सिंपल सी बात है, बाई तरफ यानी ए बी सी डी हम काउंट करते जाएंगे तो कितने नंबर पे आएगा, वो 12वें नंबर पे आएगा। इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन 12 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर दायां से बोला होता तो जेड से हम काउंट करते और जेड से विपरीत दिशा की ओर चलते अपन, तो उसमें जो जो भी आता वो उसका सही जवाब हो जाता। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 18। 18 भी आपका चिन्हों को सही क्रम में प्रदर्शित करने के बाद समीकरण को संतुलित करना है। ये भी सेम प्रश्न है, चलिए बनाते हैं। क्या क्या रखना है, यदि एस का अर्थ माइनस है, क्यू का अर्थ गुना है, आर का अर्थ भाग है, पी का अर्थ जोड़ है, तो ये जो समीकरण दिया है इसके बराबर क्या होगा। तो हम लिखते जाते हैं 1, उसके बाद पी, पी का अर्थ क्या दिया हुआ है, पी का अर्थ प्लस है, तो प्लस 4, ये 45। उसके बाद आर, आर का अर्थ क्या दिया है, भाग, तो 45 भागित 2। उसके बाद क्यू, क्यू का अर्थ क्या दिया हुआ है, गुना, उसके बाद क्यू के बाद है 2। उसके बाद एस, एस का अर्थ है माइनस, उसके बाद है 4। इसके बराबर क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए
इस तरीके से हम बनाएंगे। तो बोर्ड मास का नियम यहाँ पे पुनः जो है फॉलो होता है आपका, ठीक है। बोर्ड मास का नियम जो है फिर से फॉलो होता है, बोर्ड मास के नियम के अकॉर्डिंग हमको चल करके इसको क्या करना है, बनाना है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ 1 प्लस 45/2। सबसे पहले भाग को सरल करते हैं, तो 45 बटे क्या कर देंगे 2, गुणित 2 माइनस 4। तो 2 और 2 यहाँ पे कट गया, 45 और एक कितना हो जाएगा 46, और 46 में हम 4 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 46 में 4 माइनस करेंगे कितना आएगा, 42 आएगा। तो 42 यानी बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 19। अगर कोई भी आपको समझ में नहीं आती है तो आप पुनः वीडियो को जो है एक बार फिर से देखिएगा, कैसे विधि से आपको बताया गया है, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। प्रश्न क्रमांक 19 देखिएगा। अगर 8 7 9 बराबर 9, 6 2 5 बराबर 1 तथा 5 8 6 बराबर 9 जो है दिया गया है, तो 7 8 5 का जो है मान कितना होगा। देखो इसमें किसी भी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन हमको नजर नहीं आ रहा है ना, किसी भी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन हमको नजर नहीं आ रहा है। तो ये वाले प्रश्न को जो है स्टार मार्क दिया गया था, यानी इसका उत्तर जो है निर्धारित नहीं है। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 20वां। श्रृंखला बी के डी एम एम एफ ओ के बाद खाली स्थान दिया है, उसके बाद जे एस एस के लुप्त अक्षरों को ज्ञात कीजिए। यानी इसके बाद जो है यहाँ पे क्या शब्द आएगा उसको हमको ज्ञात करना है। तो देख लो, ठीक है, यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे देखो बी 2, उसके बाद बी सी, उसके बाद फिर डी ई, उसके बाद फिर एफ, है ना। एक एक छोड़ के आ रहा है, 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 एफ जी, उसके बाद फिर एच आएगा, है ना, एच आएगा। इस तरीके से के, फिर एक छोड़ के एल एम एन ओ पी क्यू, तो यहाँ पे क्यू और ये क्यू आ जाएगा, तो एच क्यू क्यू आएगा। तो एच क्यू क्यू हमारा कौन से ऑप्शन में है, तो डी ऑप्शन में है, इसलिए हमारा डी जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 21। प्रश्न क्रमांक 21। बिंदीदार रेखा पर पारदर्शी शीट को मोड़ने पर कैसा पैटर्न दिखाई देगा। ठीक है, ये हमारा पैटर्न दिया हुआ है, ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है, ये हमारा पैटर्न कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। हमको क्या करना है, ये जो बिंदीदार सतह है ये वाला, इसको हम मोड़ देंगे। तो मोड़ेंगे तो इस तरीके से आधा हो जाएगा ये, है ना, और ये वाला तो यहीं पे रहेगा, और यहाँ पे एक और आ जाएगा, तो ऐसे करके हो जाएगा। इस तरीके से कुछ आकृति यहाँ पे बन जाएगी, ये आपस में ऐसे जुड़ा रहेगा, इस तरीके से कुछ आकृति बन जाएगी। तो हमारा कौन सा आ जाएगा, हमारा आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, बी ऑप्शन आ जाएगा। और राउंड भी जस्ट विपरीत होगा, तो यहाँ पे ऐसे करके ऐसे आ जाएगा। ठीक है, राउंड वाला, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 पर आ जाइए। 11:45 को 11:45 को दर्पण में देखने पर क्या बजेगा। अब यहाँ पे पहले तो घड़ी बना लेते हैं अपन। ये हो गया हमारा घड़ी छोटा सा, ये बिंदु हमारा 11:45। ठीक है, तो ये हमारा 12 वाला कॉर्नर रहता है, तो 11:45 यानी लगभग 12 बजने वाला है, यानी यहाँ पे आ जाएगा। घंटे का कांटा यहाँ पे आ जाएगा, और बड़ा वाला जो है यहाँ पे आ जाएगा 45। तो ये हो जाएगा 11:45। अब यहाँ पे अगर हम दर्पण रख देते हैं, ठीक है, तो किस तरीके से बनेगा, जस्ट इसका विपरीत जाएगा, बड़ा वाला यहाँ पे आ जाएगा और छोटा वाला 12 से थोड़ा सा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, यानी लगभग 12 बज के कितना हो जाएगा, 15 मिनट आएगा। तो कौन सा आ रहा है हमारा, बी ऑप्शन आ रहा है। तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 23। प्रश्न क्रमांक 23 दिया गया है, दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा आरोही क्रम में अर्थपूर्ण क्रम होगा। 6:45 बजे, 19:30, 13:35 और 20 बजे। तो हमको क्या करना है, आरोही क्रम में अर्थपूर्ण क्रम में होगा। आरोही क्रम, सबसे पहले तो आपको समझनी पड़ेगी कि आरोही क्रम क्या है। आरोही और अवरोही में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो देखो आरोही और अवरोही, ठीक है, आरोही में आ देखो क्या है, आ देखो क्या है, बड़ा है,
अवरोही में अ छोटा होता है, आ बड़ा होता है, तो आरोही बोलेगा हमेशा। तो आ बड़ा है और बड़ा है यानी बढ़ते क्रम, आ बड़ा है इसलिए बढ़ते क्रम, और बढ़ते क्रम में सबसे छोटे को पहले लिखा जाता है, उसके बाद फिर बड़ा 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 और बड़ा, यानी बढ़ाते हुए जाते हैं, छोटे से बढ़ाते हुए जाते हैं, इसी को कहा जाता है बढ़ते क्रम, इसी को कहा जाता है आरोही क्रम। तो सबसे पहले हमको छोटा लिखना है, उसके बाद बढ़ाते बढ़ाते जाना है। तो सबसे पहले कौन बजा है 6:45, उसके बाद कौन बजेगा 13, यानी पहले ए हुआ, फिर सी हुआ, उसके बाद फिर बी आएगा, उसके बाद फिर डी आएगा। तो ए सी बी डी यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 23 का। ठीक है साथियों, चलिए प्रश्न क्रमांक 24 नंबर पे आ जाइए। दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, तो रात 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ये बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए बना देते हैं, यहाँ पे बना देता हूँ, फिर मिटाएंगे उसको। ये हो गया, मान के चलो इस तरीके से रहता है हमारा, ऐसे करके ये हो गया उत्तर, फिर ये दक्षिण, फिर ये पूर्व, और ये हो जाएगा हमारा पश्चिम। क्या कहा गया है, दीपक ने अपनी घड़ी मेज पर, अब इसको हम मान लेते हैं मेज है, ठीक है, अपनी घड़ी मेज पर इस प्रकार रखी कि शाम 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा की ओर हो, है ना, घंटे की सुई शाम 6 बजे, घंटे की सुई। अब देखो छह छह कैसे बजता है, 6 बजता है तो छोटी वाली, है ना, छोटी वाली तो 6 में रहेगा, छोटी वाली तो 6 में रहेगा और बड़ी वाली 12 में रहेगा, है ना, इस तरीके से बजता है। और 6 बजे घंटे की सुई दक्षिण दिशा में कहा गया है, तो ये छोटी वाली जो सुई है वो दक्षिण दिशा की ओर इंगित करता हुआ रहेगा। ठीक है, और फिर कहा गया है तो रात 9 बजे मिनट की सुई किस दिशा में होगी। अब 9 बजेगा, है ना, तो 9 बजेगा तो ये छोटी सुई कहाँ पे आएगी, यहाँ पे आ जाएगी भाई, 9 बजेगा तो यहाँ पे आ जाएगी, और बड़ी सुई तो ऊपर में ही रहेगा, बड़ी सुई तो ऊपर में, क्योंकि 12 में रहता है तभी तो वो 9 बजता है, 9 बजे ही बोला गया है, 9:15 बोलता तो हम अलग पोजीशन लेते, 9 बजे ही कहा गया है, मतलब ये बड़ी वाली सुई का पोजीशन तो वहीं पे रहेगा। फिर क्या कहेगा कि मिनट की सुई किस दिशा में होगी, तो बड़ी वाली सुई यानी मिनट की सुई वो 12 में ही रहेगा, 9 बजे तो 12 में ही रहेगा ना, तो ये किस दिशा की ओर इंगित कर रहा है, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ कौन सा दिशा है हमारा, उत्तर दिशा, इसलिए कौन सा हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा उत्तर। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ए आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं, प्रश्न क्रमांक हमारा 25, प्रश्न क्रमांक 25 देखेंगे सभी लोग। यू भी का पुत्र है, एक्स वाई की माता है और यू की पत्नी है, भी और एक्स का क्या संबंध है, भी और एक्स का क्या संबंध है। ठीक है, अब देखो यू जो है वी का पुत्र है, ठीक है, यू जो है भी का पुत्र है, ठीक है, यू जो है भी का पुत्र है, यानी भी क्या हो जाएगा, पापा हो जाएगा, इसका पापा हो जाएगा या मम्मी जो भी है, और यू इसका पुत्र हो जाएगा। ठीक है, पुत्र हो जाएगा। अब फिर क्या कहा है दूसरा कंडीशन, एक्स वाई की माता है, एक्स जो है वाई की माता है, एक्स जो है वाई की माता है, एक्स जो है वाई की माता है, यानी एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, माता हो जाएगा, और वाई क्या हो जाएगा, इसकी पुत्री या बेटा जो भी है। ठीक है, बेटा या बेटी जो भी है ये हो जाएगा। अब हमको क्या बताना है, v और x के बीच में क्या संबंध है, यानी ये वाला v और ये वाला x के बीच में क्या संबंध है ना, तो y की माता, x जो है y की माता है, ठीक है, x जो है y की माता है, u की पत्नी, u की पत्नी है कहा गया है, यानी ये और ये, ठीक है, x y की माता और u की पत्नी है, y की माता है और किसकी पत्नी है, u की, यानी u और x दोनों क्या है, पति पत्नी है, तो u के पिताजी कौन है, v है, तो जाहिर सी बात है कि x और v में क्या संबंध होगा, तो x जो है v का क्या हो जाएगी, बहू हो जाएगी, या v जो है x का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा।
तो v और x का क्या संबंध है कहा गया है। तो v और x एक दूसरे से क्या संबंध है, ऐसे बोलता तो ससुर और बहू का संबंध होता, लेकिन यहाँ पे हमको एग्जैक्ट नहीं कहा गया है कि क्या मतलब दोनों के बीच में है ना, v और x के बीच में क्या संबंध है ऐसा बोला रहता, या v x का क्या है ऐसा कुछ बोला रहता, तब हम उसको सही तरीके से बता पाते कि क्या है। लेकिन v और x का क्या संबंध है ऐसा बोला है, तो यहाँ पे ससुर और बहू अगर दो चीजें अगर लिखा रहता अलग से तो वो हमारा आंसर होता, लेकिन कोई भी ऑप्शन में इस तरीके से नहीं कहा गया है, और हमारा जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो भी थोड़ा अलग है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, अपर्याप्त डेटा है। यानी कुछ और कंडीशन यहाँ पे बताने चाहिए थे जिससे हमको सही तरीके से समझ में आता या क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछा जाना चाहिए था। तो इसका कोई भी पर्याप्त डाटा हमको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए डी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्रमांक 26वां, यदि दिए गए चित्र को मोड़कर घन बनाया जाए तो 6 के विपरीत सतह पर कितने अंक वाला सतह आएगा। देखो हमेशा अगर विपरीत सतह यानी ऑपोजिट सरफेस आपको पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे एक छोड़ करके जो भी उसका रहेगा आकृति में वही उसका विपरीत अंक होता है। एक का विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 6 का विपरीत अंक कौन सा हो जाएगा, 5 हो जाएगा। एक छोड़ करके ही उसका क्या होता है, हमेशा विपरीत फलक होता है, विपरीत अंक होता है। तो घन में बोला गया है तो हमको क्या बताना है कि 6 के विपरीत सतह पर कितने अंक वाला सतह आएगा। तो 6 के विपरीत सतह पर कौन सा आ रहा है, 5 आ रहा है, इसलिए कौन सा हो जाएगा हमारा, डी इज द राइट आंसर। 26 का कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। चलिएगा अगला देखते हैं प्रश्न क्रमांक 27। प्रश्न क्रमांक 27, निम्न में प्रश्न चिन्ह को किससे प्रतिस्थापित किया जाएगा। देखो 161, 4 और 1, 449, 2 और 7, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, 4 और 3 है। अब हमको बताना है कि क्या है। तो अगर मैं इसका वर्ग कर दूं 4 का, तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16, और इसको ज्यों का त्यों लिख लेता हूं तो 161 ये वाला संख्या आ गया। सेम इसी तरीके से 2, इसका भी वर्ग कर दो, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आता है, 2 का वर्ग कर दो 4, 7 का वर्ग कर दो 49, तो मुझे कौन सी संख्या मिल गई, ये वाली संख्या। सेम ये भी पैटर्न फॉलो होगा, 4 का वर्ग 16 और 3 का वर्ग 9, तो सबका जो है संख्याओं का वर्ग किया गया है उसको ज्यों का त्यों लिखा गया है। तो 161 आया, 449 आया, 169 आएगा, तो 169 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, हमारा बी ऑप्शन में आ रहा है, इसलिए बी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैटर्न को समझना जरूरी है। जब भी इस तरीके से बॉक्स वाले क्वेश्चन आते हैं जिसमें हमको एक खाली स्थान दिया जाता है, तो सबसे पहले आप उसका वर्ग निकाल करके देखना। जनरली अगर छोटे हमारे संख्याएं हैं और बड़ी संख्या हमको दिया गया है बॉक्स के अंदर में, तो हमेशा उसका वर्ग ही उसका आंसर हो सकता है, क्योंकि घटाएंगे या फिर जोड़ेंगे या फिर गुणा करेंगे तो ये बड़ी संख्या नहीं आती, उसका वर्ग जब हम करेंगे या घन करेंगे तब जाके बड़ी संख्याएं आती है। तो या तो स्क्वायर करके देख लो या फिर क्यूब करके देख लो, वो संख्याएं आपको नजर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 28वां देख लेते हैं एक बार। प्रश्न क्रमांक 28वां यहाँ पे आ गया हमारा, तो मिटा देते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28वां सभी लोग ध्यान से देखिएगा। 4 विकल्पों में से एक उपयुक्त आकृति का चयन, आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है उसका हमको चयन करना है। देखो पहला में इस तरीके से 2 लाइन आया, फिर 1 लाइन और बढ़ गया, फिर उसके बाद चतुर्भुज बन गया। ठीक है, ऐसे पहला बना। उसके बाद इस वाले में देखो पहले 2 लाइन था, उसके बाद 2 लाइन आया, बीच में क्रॉस आया, उसके बाद 2 लाइन ही आएगा और बीच में 2 बार क्रॉस आएगा, ऐसे आएगा, क्रम से बढ़ते जा रहे हैं। तो ये वाला आकृति किस में है, बी में है, इसलिए बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 29, प्रश्न क्रमांक 29 देखो, प्रश्न क्रमांक 29 देखो, उत्तर आकृति का चयन करें जिसमें प्रश्न आकृति छिपी हुई हो। ये वाला आकृति हमको बताना है कि किस में है। पहले में तो नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे तिरछा हो गया, ये गलत हो गया। ठीक है, दूसरे में देखो ये इस तरीके से ऐसा सीधा है तो ये हो सकता है, तीसरे में तो बिल्कुल भी नहीं है, चौथे में भी है लेकिन थोड़ा सा ये नीचे की तरफ चला गया तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के सेशन का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, फिर ये सेशन खत्म हो जाएगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपके सुंदरलाल शर्मा वाले एग्जाम में, प्रीडीएड वाले एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जरूर आप इसको पढ़िए, समझिए। चलिए, यदि उत्तर पूर्व
यदि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए तो पूर्व क्या हो जाएगा। अब देखो थोड़ा सा समझने वाला ये हमारा क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो सबसे पहले तो आप क्या कर लो, उत्तर दक्षिण पूर्व और इधर पश्चिम ये ले लो, सबसे पहला काम, ठीक है। कहा गया है कि उत्तर पूर्व उत्तर हो जाए, उत्तर पूर्व क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाए कहा गया है, ये हो गया नॉर्थ। और उत्तर पश्चिम पश्चिम हो जाए, उत्तर पश्चिम क्या हो जाएगा, पश्चिम हो जाएगा, है ना। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और ये साउथ, इस तरीके से हो जाए ऐसे कहा गया है। तो पूर्व क्या हो जाएगा, पूर्व, है ना। अब हमको बताना है कि पूर्व क्या हो जाएगा। ये देखो ये वाला हमको बताना है कि पूर्व हमारा क्या हो जाएगा, ये वाला हमारा पूर्व है, तो पूर्व हमारा देखो क्या हो रहा है, दक्षिण और पूर्व, है ना। दक्षिण और पूर्व के बीच में हमारा पूर्व है, तो कौन सा आ जाएगा हमारा, सी ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरीके से डायग्राम बना लोगे तो आसानी से आपका निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आप हमारे सारे सेशन और देखना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। यदि आप इस क्वेश्चन सीरीज का पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी पिन है, वहां से जाकर के भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या गूगल प्ले स्टोर से भी आप सीजी जॉब एजुकेशन इंस्टीट्यूट सर्च करेंगे तो आपको एप्लीकेशन मिल जाएगा। एप्लीकेशन के अंदर में आपको पीडीएफ नोट्स का एक कॉलम नजर आएगा, उस कॉलम में जा करके आप इस क्वेश्चन के डिटेल सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसका फ्री पीडीएफ जो है प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको आज का सेशन बहुत अच्छे समझ में आया होगा और ये आपके आने वाले परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है जो कि आपके प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में जो है पूछे गए हैं। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो और भी हम क्वेश्चंस ला सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर में आपको पूछे गए थे वो क्वेश्चंस और जो है अपन ला सकते हैं, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो और आपका जो है सिलेक्शन अच्छे से हो जाए और एक सीट जो है आपका पक्का हो जाए प्री डीएड और प्री बीएड में, ठीक है। चलिए साथियों, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए सीजी जॉब एजुकेशन। धन्यवाद।